नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ पार्ट, और अभी हम इस पार्ट में हम कवर करेंगे मिस्र के बारे में, सुएज नहर के बारे में, सहारा मरुस्थल के बारे में। और पिछले हमने क्लास में पढ़ लिया था विक्टोरिया झील और नील नदी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये क्लास आप उनके लिए भी बेनिफिट हो। ये क्लास केवल वीडियो मेंस के लिए नहीं, ये क्लास आपके आरएस प्री के सिलेबस को भी कवर करेगी। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आगे की क्लास। देखो, हमने विक्टोरिया झील पढ़ ली। विक्टोरिया झील अफ्रीका में कहाँ पे है, क्या स्थिति है। ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ ली थी हमने। नील नदी के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मिस्र के बारे में। हम छोटे छोटे जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम मिस्र देश के बारे में दो चार लाइनें लिख लेते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो मिस्र देश है कहाँ? ये देखो, ये यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट है ना। इसकी राजधानी कायरो। क्या है? काहिरा या काहिरो, कुछ भी कह सकते हैं। आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाता हूँ। ये रहा आपका मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। और कायरो है जो यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, ये देखो, ये रही राजधानी कायरो, इसकी राजधानी। सुएज कैनाल इसके पास में है, और इससे लगता हुआ आपका एशिया महाद्वीप आ जाता है। उत्तर में मिस्र के भूमध्य सागर है, पश्चिम में हम बात करें तो लीबिया है, दक्षिण में हम बात करें तो सूडान है, और इसी से लगता हुआ पूर्व में गल्फ ऑफ सुएज, सुएज की खाड़ी और लाल सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है। तो ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसको लेके? कि अब व्यापार को लेके ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि हिंद महासागर से जो भी जहाज व्यापारी जो आते हैं, वो इस लाल सागर में ही से ही पास होते हुए आपके सुएज कैनाल को पार करते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए, और आपके जिब्राल्टर जल संधि को पार करते हुए अटलांटिक सागर में पहुंच जाते हैं, और यहीं से अमेरिका पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है महत्व और बढ़ जाता है इजिप्ट का। ठीक है, नील नदी पर है, बिल्कुल, ये देखो नील नदी निकल रही है, ये नील नदी पर स्थित है। ठीक है, इजिप्ट जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। मैं आपको बात बताऊं, इसमें लिखो नील नदी पर स्थित, नील पर, यहाँ पे नदी कर लेना, नील नदी पर स्थित। ठीक है, फैक्ट लिख लो दो चार। और ये किसका उपनिवेश रहा था? ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ठीक है, सहारा मरुस्थल का बगीचा कहलाता है ये। सहारा मरुस्थल का बगीचा क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ अभी। सहारा मरुस्थल का बगीचा कहा जाता है इसको। किसको? मिस्र को बगीचा। ठीक है, इसकी पहचान किस लिए हुई? पहचानने में मतलब ये लोकप्रिय क्यों हुआ ये देश? क्योंकि यहाँ सुएज नहर गुजरती है। बताया ना अभी आपको, सुएज नहर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नहर है। ये देखो सहारा रेगिस्तान, ये देखो ये रहा सहारा। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहे, इतना बड़ा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस महाद्वीप में केवल नील नदी के कारण यहाँ पर जो है जंगल उगा हुआ है, यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। इस कारण इसे सहारा रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहारा रेगिस्तान का बगीचा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर मैंने बता दिया आपको, ये रही सुएज कैनाल, है ना। मिस्र में ही जो है, मिस्र से ही काट के बनाई गई है भूमध्य सागर में जाने के लिए, है ना। इसके बारे में हम अलग से थोड़ा सा लिख लेते हैं। सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर के बारे में लिखिए। सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है। यह एक कृत्रिम नहर है। कृत्रिम नहर मतलब कि मानव द्वारा बनाई गई नहर है। ये प्राकृतिक बनी हुई नहीं है, कृत्रिम है, बनाई गई नहर है। इसका निर्माण सुएज जल डमरू
मध्य को काट कर बनाया गया। कैसे, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1854 में निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, और तैयार कब हो गई है? तैयार हो गई है आपके 1869 में, 1869 में जो है बनकर तैयार हो गई। किसने शुरुआत करवाई थी इसकी काम की? ब्रिटेन ने, क्योंकि उपनिवेश था ना। यहाँ मिस्र में जो है किसानों को क्या कहा जाता है? किसानों को कहा जाता है फेल्लाह। ठीक है, और धूल भरी हवा चलती है यहाँ पे, धूल भरी हवा, इसे कहा जाता है आपके खमसीन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि खमसीन हवा कहाँ पे किसको कहा जाता है? तो आपके मिस्र में कहा जाता है ये खमसीन हवा, है ना। ये अलग से थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रख लेना। हम बात करें सुएज नहर की, तो सुएज नहर का जो मैप तैयार किया था, वो मैप तैयार किया था आपके फ्रेंच इंजीनियर था, एक फ्रांस का इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर, फ्रांस का इंजीनियर था, उसका नाम था फर्डिनेंड दी लाप्रेस। कैसा नाम है देखो ना, फ्रेंच नाम होती है ऐसे, फर्डिनेंड दी लेप्रेस, लेपेरस, है ना। ठीक है, इसने इसका जो है मैप तैयार किया था। अभी जोड़ती किस किस को है? जोड़ने का काम किससे होती है? ये जोड़ती, देखो आपको बताया मैंने, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर किससे जोड़ती है? लाल सागर से, है ना। आया समझ में? भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। ठीक, नेक्स्ट लिखो कि इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई है इसकी 365 मीटर। कितनी चौड़ाई है? 365 मीटर। हम इसकी गहराई की भी बात कर लें, गहराई की बात करें तो ये है 16.15 मीटर गहरी है ये, है ना। अब ये देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा, और ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सुएज नहर में बनी 3 झीलों के नाम बताओ। सुएज नहर में 3 झीलें बनी हुई हैं, सुएज नहर में 3 झीलें, उनके क्या क्या नाम है? पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का क्या नाम है? टिमसा झील। क्या नाम है? टिमसा झील, है ना, मस्त नाम, टिमसा झील। दूसरी का ग्रेट बिटर झील, ग्रेट बिटर झील। तीसरी का क्या नाम है? लिटिल बिटर। एक का ग्रेट बिटर और दूसरी का लिटिल बिटर। ठीक है, और ये तीनों जो है खारे पानी की झील है, खारी झील है, ऐसे लिख लो, खारी झील है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, मैं यही लिख लेता हूँ, आप नेक्स्ट पेज में लिख लेना कि सुएज नहर के उत्तर व दक्षिण प्रवेश द्वार पर है ना 2 बंदरगाह हैं। उत्तर और दक्षिण द्वार पर 2 बंदरगाह, तो उत्तर पर जो है आपके बंदरगाह, उत्तर पर बंदरगाह, उत्तर पर बंदरगाह, उसका बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। ठीक है, और आपके जो दक्षिण पे बंदरगाह है, मैं अभी आपको पूरा नक्शे पे समझाऊंगा ना। दक्षिण में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है ना, तो सईद नाम से बंदरगाह है और एक सुएज नाम से बंदरगाह है ना। एक फैक्ट लिख लो कि विश्व का लगभग 33% व्यापार, 33% व्यापार, विश्व का लगभग 33% व्यापार सुएज नहर से होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि इस नहर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि विश्व का जो भी 33% व्यापार होता है ना, वो इस मार्ग द्वारा होता है, सुएज नहर से होता है। ठीक, अब इसमें मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ। ठीक है, ये मान लो नहर है,
ठीक है, ये नहर है ना, ये मिस्र का हिस्सा है और इधर भी मिस्र का पार्ट है, मिस्र के पार्ट को काट के बनाई गई ये नहर। ठीक है, ये नहर है। तो इस जगह पर बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सुएज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था 3 झीलें हैं। 3 झीलें कौन सी? खारे पानी की, टिम्सा झील, ग्रेट बीटर झील और आपके लिटिल बीटर झील। तो इसका जो क्रम है ना वो ये है कि ये एक है, इसका नाम है टिम्सा। क्या है? टिम्सा, है ना, आश्रम वाला टिंका सिंह है। देखिए आश्रम वेब सीरीज, टिमका सिंह। पोर्ट सईद, ठीक है, टिम्सा लेक। सेकंड है यहाँ पे, उसका नाम है ग्रेट बीटर। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड है, उसका नाम है लिटिल बीटर, है ना। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कि उत्तर से दक्षिण में निम्न को सजाइए, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा और इनका क्रम बिगाड़ के दे देगा। तो अपन को ये क्रम ध्यान रखना है कि पोर्ट सईद, उसके बाद टिम्सा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर, और उसके नीचे है पोर्ट सुएज बंदरगाह। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब मैं आपको बात करता हूँ नक्शे के अंदर। ठीक है, इसमें समझते हैं, इसमें हम समझते हैं। जूम हो जाएगा क्या? जूम होगा नहीं, वैसे दिख रहा होगा आपको, आपके पास भी नक्शा होगा। तो ये जो है ना, देखो इसमें समझ में आएगा अच्छे से। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपके ये हो गया क्लियर। देखो ये मिस्र है पूरा, जो ये ब्लू कलर में ये पूरा मिस्र है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसको काट के ये यहाँ से बनाई गई सुएज कैनाल, इस जगह से। तो यहाँ पर जो ये देखो पोर्ट सईद बंदरगाह दिख रहा है और यहाँ पे सुएज बंदरगाह दिख रहा है, और इसी जगह पर तीनों झील हैं, टिम्सा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर। आगे समझ में? तो इसकी जो लंबाई है ना इस क्षेत्र की, ये है इसकी नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं 162 भी मिलता है, आप 168 लिख लो, है ना। और इसकी जो चौड़ाई 365 मीटर है, वो मैंने आपको लिखा दी, गहराई 16.15 मीटर है। ठीक, अब ये जो जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का, ठीक है, जोड़ने का, तो ये लाल सागर को और ये भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ने का ही तो काम कर रही है ना। आगे समझ में? तो ये जोड़ने का काम इसको करती है। ठीक, ये है, आगे समझ में है ना। सुएज नहर आपने इतना पढ़ा नहीं होगा। 1854 में इसका निर्माण शुरू किया था ब्रिटेन ने, तैयार 1869 में तैयार हो गई थी। और इसका जो मैप है ना, नक्शा जो तैयार किया था, फ्रांस का एक इंजीनियर था, जयन था, ये मान लो आप। फर्डिनेंड डी लेप्रेस। जोड़ने का काम करती है भूमध्य सागर को लाल सागर को। ठीक है, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। ठीक, अब इसमें आपको मैं एक नक्शा बना के बताता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे से बनता है जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं बना लेता हूँ, है ना। ये आपके बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि अपन समझना क्या चाह रहे हैं। नक्शा तो ऊपर भी बनाओ, लेकिन अपन ने इसको अलग से क्यों बनाया। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपके लाल सागर हो गया ना इस जगह, फिर ये आपके एशिया महाद्वीप स्टार्ट हो गया इधर से। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे मान लो। अभी देखो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में ये एटलस पर्वत है। ठीक है, बीच में आपके सहारा मरुस्थल आ गया, आगे समझ में, है ना। और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ना, ये सहारा के अंदर आ जाता थोड़ा सा, ये कर्क रेखा यहाँ से आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरा है, इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे है आपके नाइजर नदी, ये नाइजर नदी है। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये मध्य से देखो, बिल्कुल मध्य से
0 डिग्री विषुवत, मतलब विषुवत व्रत गुजरता है यहाँ से, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है इसको 2 बार काटती है एक नदी, ठीक है, इसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी 2 बार कैसे, यहाँ से उद्गमित हुई और उत्तर दिशा में बहती हुई, एक बार काट दिया, फिर उत्तर दिशा में बहती हुई बहती बहती हुई वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, ये 2 बार काट दिया, तो 2 बार काटती है ना। कांगो वन यहीं पे ही है ना। इस पर एक झील है जिसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, विक्टोरिया झील, है ना, विक्टोरिया झील, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है उसका नाम है जेम्बेजी, है ना। इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक मोटा मोटा रफ आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मरुस्थल है उसका नाम है काला हारी मरुस्थल, है ना। यहाँ पे भी एक मरुस्थल है उसका नाम है नाबीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, ठीक, ये है, ठीक, ये है इसमें, है ना। जैसे अब अपन बात करते हैं इसमें, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये देखो एटलस पर्वत, ये आ गया पूरा आपका एटलस पर्वत, ये सहारा का रेगिस्तान आ गया, ठीक है। ये आपके नील नदी आई गई, है ना। नाइजर नदी देखो, ये नाइजर नदी, ठीक है, ये नाइजर नदी आ गई, नाइजर का डेल्टा बनाती है यहाँ पे ना, गुआना की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पे इस जगह पे है कांगो रिवर, ये भूमध्य रेखा को देखो 2 बार काट रही है, ठीक, ये है कांगो रिवर, ये देखो भूमध्य रेखा ये जा रही, और यहाँ से देखो ये कर्क रेखा गुजर रही, ये डॉट डॉट दिख रही है ना, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। अब देखो नीचे चलते हैं हम, विक्टोरिया झील कल बताया था, ये देखो विक्टोरिया झील एरी। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा, ये कालाहारी डेजर्ट। बुशमैन जो जनजाति है वो यहीं पे निवास करती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये सहारे सहारे नाबीब का मरुस्थल है, कौन सा है, नाबीब का मरुस्थल। यहाँ पे ड्रेकनबर्ग पर्वत है साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से ये है, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, ठीक। अब मैं ना कुछ फैक्ट लिखवा रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, उसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो संपूर्ण अफ्रीका एक मेज की तरह है, मेज की तरह मतलब, मेज की तरह मैं बताता हूँ, मेज टेबल देखिए आप लोगों ने, देखिए क्या, बैठे ही हो टेबल पे तो, है ना, पढ़ने के लिए। तो देखो क्या होता है कि संपूर्ण अफ्रीका टेबल की तरह है, टेबल लैंड, मैंने आपको कल भी बताया था। तो इसमें अभी आप देखो कि ये जो क्षेत्र है ना, पूरा पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र क्या मतलब क्या होता है कि जो निम्न भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, समझ गए, ये नॉर्मल समांतर भूमि यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, तो ये हो गया टेबल, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मतलब ये पठारी क्षेत्र है जो संसाधनों से काफी संपन्न माना जाता है। आपको पता है कि पठार जो निर्माण होता है उनमें संसाधनों की बहुतायत पाई जाती है ना। लिख लो इसमें कि संपूर्ण अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका एक मेज की तरह है, मेज मतलब इसमें लिख लेना टेबल, मेज की तरह है, अर्थात एक पठारी क्षेत्र है। कहने का मतलब क्या है कि अर्थात ये अर्थात एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है। यह है संसाधनों से, यह संसाधनों से काफी संपन्न माना जाता है, काफी संपन्न माना जाता है ना। इसमें 2 पर्वत श्रेणी है, नेक्स्ट लिखो, इसमें 2 पर्वत श्रेणी है, कौन कौन सी है वो, पहला पर्वत श्रेणी कौन सी, एटलस, मैंने बताया तो, है ना, उत्तर पूर्वी भाग में है। दूसरा लिखो ड्रेकनबर्ग्स, ड्रेकनबर्ग, है ना, ये कहाँ पे है, दक्षिण में, देखो इसमें देखेगा एटलस, मैंने बताया आपको, ये रहा एटलस, ठीक है।
ये रहा एटलस, है ना। और आपके ड्रेकन वर्क्स किधर है, ये रहा ड्रेकन वर्क्स। ये 2 पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। नीचे चलते हैं, एक शब्द आता है वेल्ड। वेल्ड क्या होता है ना। वेल्ड क्या होता है, आर एस वाले ध्यान देना स्पेशली कि वेल्ड जो है आपके 20 शब्दों में या 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में अपन लिख लेना कि ड्रेकन वर्ग के पास, ड्रेकन वर्ग जो पर्वत श्रेणी उसके पास वह पठारी क्षेत्र जो घास से ढका है, घास से ढका है, उसको क्या कहते हैं, वेल्ड। उसको वेल्ड कहा जाता है। अर्थात ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। अभी कटिबंधीय, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको अलग से एक क्लास में करा दूंगा। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये सब मैं आपको, शीत कटिबंध, ये अलग से एक क्लास लूंगा, उसमें बता दूंगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे शीत और उष्ण मतलब सर्दी और गर्मी दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब यहाँ पे तापमान भी ज्यादा रहता है और तापमान कभी कभी कम भी होता है, तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बिल्कुल इसे अपन पढ़ेंगे कि यह है अपनी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये कर्क रेखा है, मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके 0 से 5 डिग्री तक, तो ये तो होता है उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर होता है ना, उष्ण कटिबंध होता है, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध और इसके ऊपर वाला शीत कटिबंध। इस तरह से रहता है, वो आपको अलग से बता दूंगा, है ना। तो अभी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप ये याद रखो कि ये शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। नील नदी के बारे में चर्चा करी, आज हम बात करेंगे नाइजर नदी, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। लिखो इसमें, पश्चिम अफ्रीका में स्थित, ठीक, पश्चिम अफ्रीका में स्थित नाइजर नदी, है ना। इसका उद्गम जो है आपके, उद्गम जो माना जाता है वो माना जाता है आपके लोमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, लोमा पर्वत। लोमा पर्वत या फूटा जालोन पर्वत भी कहते हैं इसे, फूटा जालोन पर्वत। लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा, है ना। इसका जो शुरुआत में नाम रहता है, आरंभिक नाम, इसका जो शुरुआत में नाम रहता है उसका नाम है, इस नदी का शुरुआत में क्या नाम रहता है, जोलीवा। क्या नाम रहता है, जोलीवा। जैसे नील नदी मैंने बताई थी, तो नील नदी का जो उद्गम होता है वो 2 नदियों से होता है। तो 2 नदियों के बारे में मैंने कल बताया था कि कौन कौन सी 2 नदियां हैं। एक तो है आपके व्हाइट नील, एक है ब्लू नील। और खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, वहां पे जाके ये दोनों मिलती है और उसके बाद ये नील नदी कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आरंभिक नाम क्या है, जोलीवा, ठीक। ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, कौन कौन से देशों में बहती है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। गिनी में बहती है, ठीक है, माली में बहती है, नाइजर में बहती है, और ये आपके नाइजीरिया में बहती है। नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग देश हैं, ध्यान रखना। नाइजीरिया में बहती है ना। 2 देश भी हैं, कौन कौन से 2 देश, इसको ऐसे छोड़ो, इसमें देखो, ये इसके, इसमें और इसमें अंडरलाइन कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि ये नाइजर नदी के ही नाम पर इनका नाइजर नाम और नाइजीरिया नाम पड़ा है, ठीक है। इस नदी, इस नेक्स्ट लिखो, इस नदी पर एक बांध है, इस बांध का क्या नाम है, केंजी बांध। केंजी बांध, कौन सा बांध है, केंजी बांध। कहां पर है ये, नाइजर में। कहां पे, ये नाइजीरिया में, ठीक है। कहां पर है केंजी बांध, कहां पे, नाइजीरिया में। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, कमेंट करके जरूर बताना। कल मैंने, अगर जिसने भी वो क्लास ली है वो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कल पढ़ाया था,
अगर आपने क्लास ली होगी तो पक्का आंसर बता दोगे कि नील नदी पर कौन सा बांध है। नील नदी पर कौन सा बांध है और कौन सी झील है, दोनों बताना। नील नदी पर कौन सा बांध है ना, बहुत अच्छे से बताया था, बांध और कौन सी झील, ये दोनों बताना। कहाँ पे, नील नदी पर। ठीक है, इस जैसे यहाँ पे केंद्रीय बांध है, वहां पर भी एक बांध है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अब ये नदी है, निकलती कहाँ से, लोमा पर्वत फूटा जालौन से। ठीक, अब गिरती कहाँ पे, गिरने का मतलब इसका अपना जल कहाँ पे प्रवाहित करती है, कहाँ पे अपना जल गिराती है, वो है आपके गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। तो इसमें लिख दो यह नदी यह नदी अंत में गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसके मुहाने पर, इसके मुहाने पर एक शहर है, उस शहर का नाम है पोर्ट हाईकोर्ट। पोर्ट हाईकोर्ट नामक शहर है। ठीक है, कौन सा शहर है, पोर्ट हाईकोर्ट नामक शहर है। ठीक है, लिखो इसमें आगे, नाइजर के किनारे पर ताड़ या पाम का पेड़ है। नाइजर के किनारे पर, नाइजर के किनारे पर ताड़, कानी के, बहुत सारे ना ताड़ के पेड़ हैं, है ना। और नाइजर, इसलिए इसे नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं। पाम तेल की नदी कहते हैं, मतलब पाम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पे पाम से, पेड़ों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तेल निकाला जाता है, इसे तो पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, नाइजर नदी जो है, नाइजर नदी के बारे में हम बात करें। अरे कहाँ गया, ये देखो लोमा पर्वत है ना, फूटा जालौन, ये देखो लोमा और फूटा जालौन पर्वत से नाइजर नदी निकलती है ना। 2-3 देशों में निकलती है, गिनी में निकलती है, आपके नाइजीरिया में निकलती है, बहती हुई आपके ये नाइजर में और ये नाइजीरिया में बहती हुई आपके गिनी की खाड़ी, ये देखो ये इसमें अपना जल विसर्जित कर देती है। यहाँ पे पोर्ट हाईकोर्ट एक शहर है। ठीक है, वो इसमें आपको दिख नहीं रहा, इसमें दिखेगा पोर्ट हाईकोर्ट, ये रहा। ठीक है, पोर्ट हाईकोर्ट एक शहर है। देखो आप कहाँ कहाँ से निकलती है नदी, आपके गिनी है ना, उसके बाद माली, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक, 2 राजधानी है, नाइजर की तो अम्बुजा और नाइजीरिया की नियामे। तो ये दोनों इसी शहर, जो दोनों शहर हैं इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइजर नदी हमने कर ली है कंप्लीट, है ना। नाइजर नदी हो गई कंप्लीट। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसमें नाइजीरिया देश के बारे में। ठीक, फिर हम बात करेंगे लाइबेरिया के बारे में, दक्षिणी सूडान के बारे में बात करेंगे, कांगो रिपब्लिक के बारे में हम बात करेंगे, है ना। मतलब हम आराम आराम से चलेंगे ताकि हमें एक भी चीजें छूटे नहीं। कुल मिला के बात ये है। हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया के बारे में, है ना, उसके बाद हम आप बाकी की क्लास कर लेंगे। नाइजीरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। नाइजीरिया, पेन चेंज कर लूं, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर पेन का चेंज करना। नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अभी बताई थी ना मैंने, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है अबूजा। अबूजा सीमेंट नहीं, अबूजा, है ना। इसको क्या कहते हैं, पाम तेल का देश। क्या कहते हैं, पाम तेल का देश। पाम तेल की नदी किसे कहते हैं, नाइजर को।
पाम तेल का देश किसे कहते हैं? नाइजीरिया को, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर एक बोको हराम नाम से संगठन है, बोको हराम। कभी अफ्रीका का गृह युद्ध या अफ्रीका के बारे में आपने पढ़ा होगा तो बोको हराम का नाम सबसे पहले आया होगा। बोको हराम मतलब क्या है? ये क्या है? नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन। नाइजीरिया का क्या है? आतंकवादी संगठन। यहाँ पे जैसे था ना, आपके लिट्ठे था, आपके जैसे अभी है, बहुत सारे संगठन है आतंकवादी जो पाकिस्तान से सपोर्टेड हैं, जो भी है। तो इस तरह से ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन था, इसका नाम है बोको हराम। ठीक है, ध्यान रखना, बोको हराम क्या ऐसे आ जाए तो नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन। यहाँ लिखो हरमट्टन। हरमट्टन क्या है? हरमट्टन क्या है? ये पश्चिमी अफ्रीका, स्पेशली नाइजीरिया का है, पश्चिमी अफ्रीका में है। तो पश्चिमी अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख लो, विशेष रूप से नाइजीरिया, विशेष रूप से नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात कर रहे हैं तो नाइजीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी अफ्रीका में चलने वाली एक गर्म व शुष्क हवा है, एक गर्म व शुष्क धूल भरी हवा, ऐसे लिख लो। अब देखो गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। ठीक है, गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। अब देखो मैं बताता हूँ इसका ज्योग्राफी की चीज मैं बताऊंगा। नाइजीरिया, ठीक है, इस जगह पे तो गर्म है, क्यों है? क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है, तो सूर्य यहाँ चमकता है तो गर्मी ज्यादा है ऑब्वियसली, तो गर्म इसलिए। शुष्क क्यों है? क्योंकि बारिश होती कम है ना, तो आर्द्रता है ही नहीं, तो इसलिए गर्म गर्म हवा चलती है। और धूल भरी क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो सहारा का मरुस्थल है, पूरा मरुस्थली क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है गर्म और शुष्क और धूल भरी हवा, इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे हरमट्टन, है ना। इसे अन्य नाम लिखो, इस हवा का अन्य नाम क्या है? डॉक्टर हवा। क्या नाम है? डॉक्टर हवा। क्यों? क्योंकि इस हवा जब ये चलती है ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में बहुत सारी बीमारियां पनप जाती है ना, आर्द्रता भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, तो इस क्षेत्र में क्या बहुत सारी बीमारियां हो रख जाती है, जनजातियों को हो जाती है या फिर लोगों को हो जाती है। तो जब ये हवा चलती है ना, तो इस हवा के साथ जो बीमारियां होती है, जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। ठीक, एक और शब्द आता है हाउसा। हाउसा क्या कहते हैं? हाउसा नाइजीरिया में जो मुसलमान है ना, किसान, नाइजीरिया के मुस्लिम किसानों को हाउसा कहा जाता है। मुस्लिम किसानों को, ध्यान रखना, किसानों को नहीं, मुस्लिम किसानों को हाउसा कहा जाता है। एक है फुलानी, एक शब्द आता है फुलानी। फुलानी का मतलब क्या है? कि नाइजीरिया के जो मुस्लिम पशुपालकों को फुलानी, और आपके जो हाउसा किसे कहा जाता है? किसानों को, मुस्लिम किसानों को। ठीक है, एक है येरूबा। येरूबा, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, दिलरुबा है, और ये है येरूबा। ध्यान रखना, दिलरुबा मत कर देना, येरूबा है। तो यहाँ पे जो समृद्ध ईसाई है ना, आप सोच रहे हैं मुसलमान ही का नाम आ रहा है, तो ये ईसाई का भी आगे लो, है ना, जोक सपाट। ये ईसाई जो धर्म है, उनके जो लोगों को, जो समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, उनको येरूबा कहा जाता है। ठीक है, अब एक लिखो बक्कासी प्रायद्वीप। कौन सा? बक्कासी प्रायद्वीप। बक्कासी प्रायद्वीप क्या हो गया पेन में? बक्कासी प्रायद्वीप क्या है? नाइजीरिया का तेल संपन्न क्षेत्र है। ये नाइजीरिया में कैमरून नामक देश को दे दिया है ना। नाइजीरिया का एक क्षेत्र है, ये मैं बताऊंगा आपको। बक्कासी प्रायद्वीप क्या है? एक प्रायद्वीप है नाइजीरिया का, नाइजीरिया का प्रायद्वीप, है ना। तो यह की क्या विशेषता है? ये तेल से संपन्न है, यहाँ पे तेल है बहुत ज्यादा, तेल संपन्न। वर्तमान में किसको दे दिया है?
अभी किसका अधिकार है, ऐसे लिख लो, आधिपत्य। आधिपत्य किसका है, कौन से देश का है, कैमरून का, है ना। किसका आधिपत्य है, कैमरून का। देखो मैं बताऊंगा, इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये देखो बक्कासी प्रायद्वीप है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे इस जगह पे है बक्कासी प्रायद्वीप, इस जगह पे है ना। तो ये कैमरून को दे दिया गया है, कैमरून इससे लगता हुआ है ना ये यहाँ पे, तो इसी को ही इस पे आप आधिपत्य कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे तेल काफी मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको कैमरून को दे दिया गया है, नाइजीरिया को, इसलिए तेल संपन्न है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने पढ़ा है सुएज नहर के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपके जो है मिस्र के बारे में पढ़ा है, नाइजीरिया के बारे में पढ़ा है, नाइजर नदी के बारे में पढ़ा है, वेल्ड के बारे में पढ़ा है। तो ये हमने जो चीज़ें पढ़ी है, और ये देखो मैं बताऊं, हाउसा ये बिल्कुल दो शब्द जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फुलानी, येरुबा, बक्कासी प्रायद्वीप, हरमट्टन, ऐसे बोल देंगे बक्कासी प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, किस देश का आधिपत्य है, ठीक है। तो इसमें है तो क्षेत्राधिकार में, देश में तो आता है किस पे, आपके नाइजीरिया में, लेकिन आधिपत्य किसका है, कैमरून, कैमरून को दे दिया गया है, ठीक। तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करो, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मैंने आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं देखता हूँ कि कितना आप इंटेलिजेंट हो, कि नील नदी पर दो, एक तो एक बांध है और एक झील है, दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताने हैं, है ना। और इसको नोट्स के रूप में आप लिख लो, बेस्ट रहेगा आप लिख लो। आपको दोबारा ना तो वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना ही कोई अदर सब्जेक्ट, अदर टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप उठा के देख लेना ना बुक्स, कोई सी भी, गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको मिल जाए तो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है कवर करेंगे पार्ट अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।